नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक ऐसी संस्था जो सन 1925 से लगातार देश की सेवा में, राष्ट्र निर्माण और समाज उत्कर्ष के कामों में लगी हुई है। दोस्तों, कोई भी संस्था के 100 साल पूरे होने अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जो संघ ने किया है वो वाकई अकल्पनीय है। कहा जाता है कि पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की शुरुआत की थी, तब पहली बैठक में केवल 17 लोग आए थे और आज संघ के साथ 1 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। 1,20,000 से भी ज्यादा अलग अलग समाज सेवा के कार्य संघ की भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा हो रहे हैं। समाज सेवा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पे संघ कार्यशील ना हो। 40 से भी ज्यादा देश में संघ कार्यशील है। ग्राउंड लेवल पे भारत में 80,000 से भी ज्यादा शाखाओं द्वारा चरित्र निर्माण का पवित्र काम हो रहा है और 38 जितनी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, अखिल भारतीय संस्थाएं और संगठन संघ में से बनी और बड़ी हुई। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी उन संगठनों में से एक है। दोस्तों, वो 17 से लेकर 1 करोड़ तक का जो सफ़र है वो बड़े ही चढ़ाव उतराव के साथ भरा हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सारी संस्थाएं, ये सारे लोग अपने आप को प्यार से संघ परिवार कहते हैं। जो लोग संघ के कामों को जानते हैं या संघ को जानने का प्रयत्न किसी ने किया हो, वो संघ के कामों से काफ़ी प्रभावित भी है, परिचित भी है। देश में कभी भी कोई आपदा आई हो, संघ ने सबसे पहले देश की सेवा में एक कदम आगे बढ़ाया है। दोस्तों, चाहे वो दादरा और नगर हवेली और गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराना हो, चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर हो, चाहे 65 का भारत और पाकिस्तान का वॉर हो, चाहे कोरोना और प्लेग जैसी महामारी का समय हो, चाहे बाढ़, सूखा जैसी लोकल कठिनाइयाँ हो या सुनामी और भूकंप जैसी कुदरती आफतें हो, संघ ने हमेशा देश की सेवा में 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो चुपचाप 4 कदम पीछे चला जाता है और इसलिए संघ को साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों, यही संघ के बारे में आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। संघ के इतिहास के बारे में, संघ के स्ट्रक्चर के बारे में, संघ के इतिहास में कुछ माइलस्टोन्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक विशेष जो श्रृंखला हमने शुरू की है संघ की शताब्दी वर्ष के लिए, और आज हमारा सौभाग्य है कि ये बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो संघ के जॉइंट नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी कि सर कार्यवाह, और उन्होंने अपनी उम्र की 2/3 देश सेवा और संघ की सेवा में समर्पित कर दी है। दोस्तों, वो बड़े पढ़े लिखे और विद्वान हैं। एनवायरमेंटल साइंस में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से स्टडी अपना मास्टर्स किया, और जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानती भी नहीं थी, बातें भी नहीं कर रही थी, सोच भी नहीं रही थी, तब उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे अपना थीसिस, अपना रिसर्च किया था। तो चलिए उनसे बात करते हैं, और मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि एपिसोड पूरा देखिएगा और आपके स्वजनों के साथ भी मेहरबानी करके इसको शेयर कीजिएगा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, प्रणाम आपको। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, संघ के 100 साल पूरे हुए हैं इस बरस, और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब डॉक्टर साहब पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट, जब टर्की के खलीफा की गद्दी छीन ली गई, तो वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई जो भारत में भी आगे बढ़ के आई, और फिर कांग्रेस ने समर्थन किया। तब डॉक्टर जी को लगा कि ये जो कांग्रेस कर रहा है वो सही नहीं है, और उन्होंने सोचा कि हमारे हक के लिए भी बात रखने के लिए कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए। तो क्या हिंदू एकता का भी कोई विषय यहाँ पे था वो समय पे? नहीं, ये घटनाक्रम जो है ये तो सच है, घटनाक्रम तो है। वो खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस का जुड़ना ये उचित कदम नहीं था, क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन मुसलमान लोगों की उनके रिलीजन की डिमांड थी। तो रिलीजियस डिमांड है, उनके मजहब की डिमांड है, उसमें कांग्रेस को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वो तो टर्की में था वो प्रश्न। तो टर्की के खलीफा को, वहाँ के खलीफा को कमाल पाशा ने हटा दिया था। कमाल पाशा से जनता प्रसन्न थी, तो उसकी मांग में भारत की कांग्रेस को आने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो बात सच है, लेकिन संघ की स्थापना के पीछे ये कारण नहीं है। ये तो बड़ा नेगेटिव अप्रोच है। डॉक्टर साहब के मन में एक सकारात्मक अप्रोच था, हम इस देश के समाज को संगठित करेंगे और जो दुरावस्था है इसको हम दूर करेंगे। किसी एक घटना के रिएक्शन में आकर, प्रतिक्रिया में आकर के संघ की स्थापना हुई, ऐसा सोचना, विचार करना ये उचित। तो ये कोई प्रातिकारिक मूवमेंट नहीं, एक सांस्कृतिक कदम था। ये तो देखिए, सारे समाज को इकट्ठा करना, संगठित करना, उस समाज में आत्मविश्वास लाना, उस समाज के मनोबल को बढ़ाना, उस समाज में अपने पूर्व काल के गौरव को ध्यान में दिलाना, ये अलग काम है।
और खिलाफत आंदोलन की प्रतिक्रिया एक अलग अलग मुद्दा है। वो हमारे इस संगठन के पीछे की स्थापना की भूमिका नहीं हो सकता। जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आरएसएस के संदर्भ में कभी हिंदू राष्ट्र का उल्लेख होता है, जहां तक मैं मानता हूं यहाँ पे भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों की ही बात हो रही है। भारत का जो वे ऑफ लाइफ है कि जहाँ पे हम सबका भला इच्छते हैं, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि सिर्फ हमारा नहीं दूसरों का भला, सब आगे बढ़े, सब मिलके रहे। ये एक हिंदू राष्ट्र हमारे आध्यात्मिक मूल्यों पे जो बना हो, वो शायद डेफिनेशन हिंदू राष्ट्र की है। और शायद ये आपने जो स्वराज की व्याख्या की वो भी वहीं से मिलती जुलती है। तो थोड़ा हिंदू राष्ट्र पे आप प्रकाश डालिए कि आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र क्या है। बात कहते हैं तो कभी कभी लोगों के मन में भ्रम इसलिए उत्पन्न होता है कि उनको सेमेटिक रिलीजन्स का ध्यान आ जाता है। बाहर के आक्रमणकारियों के भारत में आने के पहले जो यहाँ राष्ट्र था वो हिंदू राष्ट्र ही था। इसलिए वो लोग आ पाए और रह पाए। वो जो बाहर के आक्रमणकारी यहाँ आए, उसके पहले यहाँ वो शासन था, चाहे विक्रमादित्य का हो, चाहे शालीवाहन का हो, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो, किसी का भी रहा हो, बप्पा रावल का रहा हो, जो जो शासन था वो हिंदू शासन ही थे, हिंदू राष्ट्र के आधार पर ही खड़े थे वे लोग। इसी कारण से भारत ने दुनिया में किसी को भी पराधीन नहीं किया, किसी को भी लूटा भी नहीं। दुनिया के लुटेरे भारत में आते थे, वो गजनी आए कि गौरी आए कि अहमद शाह अब्दाली आए, ये लूटने के लिए आते थे। यहाँ के मंदिरों को लूटो, पैसा लूट करके ले जाओ। ये लूट की संस्कृति, लूट का जो विचार है, ये भारत में कभी आया ही नहीं। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र आने तो ये जो विचार है सर्वजन मंगलकारी, किसी का भी अहित न हो और सब मिलकर के प्रेम से रहे, ये विचार केवल और केवल हिंदुओं का है दुनिया में, ये ध्यान में रखिए। लेकिन जब लोग सेमेटिक रिलीजन्स का व्यवहार देखते हैं तो उससे तुलना करने लगते हैं, वो उचित नहीं है। सेमेटिक रिलीजन्स के लोगों ने अनेक जगह जाकर के आक्रमण किए, अत्याचार किए, उनको लूटा, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनको सर्वनाश किया। ये व्यवहार उन सेमेटिक रिलीजन्स का है, भारत का ये व्यवहार कभी हुआ ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आने तो जहां सैकड़ों नहीं हजारों मत और पंथ आनंद के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं, एक दूसरे के दुख को दूर करने की कल्पना करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। इसमें लूट और संघर्ष नहीं है, अपनी बात को जबरन मनवाने का यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। सर, संघ में से पहला पॉलिटिकल विंग जो बाहर निकला वो था जनसंघ 1951। तो कब संघ को ये ज़रूरत महसूस हुई कि पॉलिटिकली भी एक बात हमारी रहनी चाहिए, पॉलिटिकली भी कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए संघ की जो संघ की बात रखे, जो हमारी बात रखे? ये ज़रूरत कब महसूस हुई? नहीं, हम इसमें थोड़ा सा आपकी बात को संशोधित करें कि संघ का पॉलिटिकल विंग, ये गलत बात है। संघ का कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। हाँ, ये बात सच है, संघ के कुछ स्वयंसेवक और समाज के बहुत सारे लोग चाहते थे कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कुछ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से बहुत लोग नाराज थे। तो नाराज लोगों में डॉक्टर अंबेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस की उस समय की नीतियों से प्रसन्न नहीं थे। कांग्रेस ठीक रास्ते पर नहीं चल रही। स्वतंत्रता के बाद देश को जो मार्ग अपनाना था वो मार्ग ये कांग्रेस नहीं अपना रही है, और इसलिए देश को कौन सा मार्ग ठीक चाहिए राजनीतिक दृष्टि से, वे लोग राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। हाँ, उनकी भेंट गुरुजी के साथ हुई है। गुरुजी ने साफ मना कर दिया, देखो भाई, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, नंबर 1। गुरुजी ने मना किया था, बिल्कुल, और वो स्टैंड तब था और आज भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। स्वयंसेवक स्वतंत्र है, स्वयंसेवक किसी भी पार्टी में जाए। तो फिर उस समय कुछ स्वयंसेवक जो है जनसंघ में चले गए, उनकी इच्छा है, क्योंकि बाकी सब दल जो थे, जो उस समय दिख रहे थे, वे उनमें से अधिकांश दल जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, कांग्रेस वाले भी थे, ये संघ के स्वयंसेवकों को अच्छा नहीं बोलते थे। तो कहां जाएगा स्वयंसेवक? वोट देगा कि नहीं देगा? वोट देगा।
तो जो गाली देते हैं उन्हीं को वोट दे, कोई आवश्यक नहीं है। तो कुछ स्वयंसेवकों ने और समाज में बहुत सारे अच्छे लोग थे, देशभक्त लोग, उनके साथ मिल करके जनसंघ बना लिया। देखिए ये जनसंघ जो बना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये बात ध्यान में रखने की है। सब स्वयंसेवक स्वतंत्र हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं, जाए। ओके, तो भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। संघ का ये स्टैंड है कि वो एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अराजनीतिक संस्था, संगठन है। तो ये संतुलन कैसे मेंटेन होता है? देखिए फिर मैं आपकी बात को थोड़ा ठीक करूं, ये दोनों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संघ से जुड़े हैं, ये शब्दावली ठीक नहीं है। इतना कहिए कि विद्यार्थी परिषद में और बीजेपी में भी संघ के स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक स्वतंत्र है, अगर उनको कुछ और शुरू करना है तो स्वतंत्र है। विद्यार्थी परिषद में संघ के स्वयंसेवक है, और भाजपा में भी संघ के स्वयंसेवक है, और दलों में भी संघ के स्वयंसेवक है। अभी हमने सुना कर्नाटक के कोई कांग्रेस के नेता थे, वे संघ की प्रार्थना बोल रहे थे, गए होंगे 55 में शाखा। प्रणब मुखर्जी स्वयंसेवक थे, वो कांग्रेस के नेता है और वे संघ की प्रार्थना बोल रहे हो, स्वयंसेवक रहे होंगे 55 में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं, किसी भी दल में जाए, आपत्ति क्या है? सर, मोहन भागवत जी की आज मैंने एक बात सुनी कि क्यों संघ पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि संघ का जो मूल विचार है वो देश को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, और पॉलिटिक्स बाय नेचर इज डिवाइसिव, और इसलिए संघ और पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये बात जस्ट आज ही मैंने सुनी। ये डॉक्टर हेडगेवार जी के समय से ही सुनिश्चित है। राजनीति में जाएगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे ना वे लोग, तो उनके विरोधी भी लोग होंगे, तो विरोधी लोग संघ का विरोध करेंगे अनावश्यक। तो राजनीतिक दलों में जाने के लिए सब स्वयंसेवक स्वतंत्र है, वे कहीं भी जाए, उनकी इच्छा है, जहां उनका मन करेगा जाएंगे। और इसी सब स्वयंसेवक हमारे स्वतंत्र हैं किसी भी दल में जाने के लिए, कहीं भी जाए वे। लेकिन उनको लगता है जो देशभक्ति की बात करता है, थोड़ा हिंदुत्व की बात करता है, कौन है, उनको सम्मान देता है, वो कौन है, वहां चले जाएंगे वे लोग। ओके सर, अगर किसी को आरएसएस के बारे में समझाना हो, जो कुछ भी नहीं जानता संघ के बारे में, तो आप संक्षिप्त में कैसे समझाएंगे कि आरएसएस है क्या, संघ क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत संक्षेप में समझाना हो तो ये हजारों वर्षों से जो समाज इस देश में रह रहा है, वो इस देश को अपनी मातृभूमि, पुण्यभूमि, पितृभूमि मानता है, भक्ति का भाव रखता है। उस समाज को अगर हमने जागृत किया, उस समाज को हमने अगर सक्रिय कर दिया, उसमें आत्मविश्वास आ जाए, भरोसा आ जाए, इस देश का भला करेंगे तो हम करेंगे। मतलब इस देश को हम अपना मानते हैं और इस देश की हर एक बुराई जो है उसको दूर करने की एक जिम्मेदारी हमारी है, इस देश को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा जो काम कर रहा है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी तो इस देश की वर्तमान स्थिति जो है उससे निकाल करके एक अच्छी गौरवशाली स्थिति में ले आने का काम जो है ये संघ करता है। ये बात लोगों को समझानी है। राइट सर, आपने भारत देश के गौरव की बात की। मैंने आपका एक व्याख्यान सुना था जहाँ पे आपने बड़े विस्तार से बताया कि जो प्राचीन भारत था बड़ा ही गौरवशाली था, वैभवशाली था। जो मध्यकालीन भारत था उस समय जब यहाँ पे शायद मुगलों का शासन था, वो समय पे भी भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का एपी सेंटर हुआ करता था। पिछले 200 सालों में जो आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में अर्वाचीन भारत बोलूँगा, मॉडर्न इंडिया, वहाँ से आगे तकलीफ़ें शुरू हुई। और एक तरीके से देखें तो अंग्रेज़ों ने भारत का सांस्कृतिक और इकोनॉमिक दोनों तहस नहस कर दिया। तो जो आज की पीढ़ी है, जो युवा है, जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 तक की है, जब हम उनको बात करते हैं कि हम विश्वगुरु थे या हम विश्वगुरु बनेंगे, तो उनके चेहरे पे क्वेश्चन दिखता है कि क्या हम पहले कभी विश्वगुरु थे या कभी बन भी पाएंगे। तो उनके लिए मुझे ये टॉपिक थोड़ा विस्तार में डिस्कस करना है कि प्राचीन भारत का वैभव कैसा था और मध्यकालीन भारत का वैभव कैसा था, और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते। देखो मैंने आपको भी बताया ना, जब भारत में आज से लगभग कोई 2,500-3 हजार वर्ष पहले तक्षशिला का विश्वविद्यालय था। वो क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान भी गर्व करता है तक्षशिला का विश्वविद्यालय उसका है।
नालंदा का विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, बंगाल में विश्वविद्यालय थे, नीचे दक्षिण भारत में विश्वविद्यालय थे। ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें सैकड़ों विषय पढ़ाए जाते थे। कृषि कैसे करना, पशुपालन कैसे करना, व्याकरण, औषधियों का निर्माण करना, धातुओं के बारे में, रथ बनाने के संबंध में, अच्छे भवन बनाने के संबंध में, और दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आप कल्पना करिए कि आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व इस देश में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जहां लाखों ग्रंथ लिखे जाते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये भारत का जो भारत नाम है, भा का अर्थ ही है कि दुनिया को प्रकाश देने वाला। भा माने आभा, भा माने प्रकाश, प्रकाश में जो रथ है, ज्ञान में जो रथ है। और मैं दूसरी बात मैंने आपको बताई कि दुनिया में सारे विश्व में उपयोग में आने वाली कोई वस्तु ऐसी नहीं थी जिस वस्तु का निर्यात भारत न करता हो। एक जेटी संडरलैंड करके एक बड़े अमेरिका के लेखक हो गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम। भारत पराधीनता में और उसके स्वातंत्र का उसका अधिकार। तो उन्होंने उस पुस्तक में ये लिखा है कि अंग्रेज लोगों, जब तुम भारत में आए थे तो भारत कैसा था? विश्व में कोई भी अच्छे से अच्छी वस्तु जो बन सकती है भारत में बनती थी, उसका निर्यात भारत करता था। और रोम का जो प्लिनी नाम का लेखक है, वो प्लिनी लिखता है, हम भारत की वस्तुओं का इतना अधिक उपयोग करते हैं कि करोड़ों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं हमको भारत भेजनी पड़ती है। हम अपना उपभोग कम करें भाई थोड़ा। तो भारत यह सामान भेजता था और बदले में कल स्वर्ण और चांदी ही भारत में आता था, इसलिए भारत स्वर्ण का भंडार बन गया। तो एक और विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरी ओर ये वस्तुओं के निर्माण के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारत ऊपर था। आप कल्पना करिए, सम्राट अशोक ने बड़े बड़े जो पिलर बनाए तो उनको चुनार से लेकर के 3-3 हजार किलोमीटर दूर ले गया। कोई पिलर 30 टन भारी है, 40 टन भारी है, एक एक पत्थर के बने थे। कैसे उसका ग्राइंडिंग किया, कैसे उसका पॉलिश किया, और कैसे नावों पर चढ़ाते थे, कैसे 2-2 हजार किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ले जाते थे। इतनी सुंदर पॉलिश जो है अशोक के स्तंभों पर है कि आज के आदमी आश्चर्यचकित हो जाते। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। तो जो हम कहते हैं विश्व गुरु थे, तो केवल भौतिक संपदा के कारण से नहीं, भौतिक संपदा तो थी। एक एंगुस मैडिसन करके अंग्रेज इतिहासकार हैं, वो अर्थ जगत का ही इतिहास लिखते हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है, लिखा है कि ईसा से भी 1000 वर्ष पूर्व भारत जो है विश्व आर्थिक व्यवस्था में 30% से ज्यादा की भागीदारी रखता था। 1/3, 1/3 पूरी दुनिया का। 30%, 34% तक। और ये भागीदारी 18वीं 19वीं शताब्दी तक जारी था। 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज आए हैं, उस समय भी भारत की जो भागीदारी है विश्व आर्थिक व्यवस्था में, वो 25-30% के बीच में थी। इसको क्या कहेंगे आप? दूसरे, भारत में देखिए चोरियां नहीं होती थी। भारत में लोग जो है लूट नहीं करते थे, भारत धोखा नहीं देते थे। दुनिया के जितने भी यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने भारत के लोगों के बारे में जो वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैगस्थनीज से लेकर के और टेवर्नियर तक देखिए आप। फ्रांस के यात्री है, कोई चीन के यात्री है, जर्मन के यात्री है, इंग्लैंड के यात्री हैं। तो जो ईसा से भी 300 साल पहले आए और 17वीं 18वीं शताब्दी तक आए, उन्होंने भारत के लोगों का जो वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए हम कहते हैं भौतिक स्थिति हो, आर्थिक समृद्धि की बात हो, चाहे शिक्षा जगत की बात हो, आध्यात्मिक उन्नति की बात हो, सामान्य व्यवहार की बात हो, भारत के लोग दुनिया भर में बड़ा प्रतिष्ठा पाए हुए लोग थे। इसलिए हम कहा वो स्थान हमारा गौरवशाली था, इसलिए हम कहते हैं। वाह, सुन के बड़ा अच्छा लगता है सर। सर 1925 से 1947 तक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भागीदारी रही, क्या योगदान रहा, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब तो स्वयं पहले कांग्रेस में भी थे और बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ भी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम करते थे। डॉक्टर साहब तो जो 20-21 का आंदोलन था तब भी जेल गए थे सत्याग्रह करके। बाद में 31 का आंदोलन भी डॉक्टर साहब जेल गए थे।
और डॉक्टर साहब ने सभी संघ के स्वयंसेवकों को बोल रखा था, जिसको भी आजादी के इस आंदोलन में भाग लेना है आप जा सकते हैं। और सैकड़ों हजारों की संख्या में स्वयंसेवक जेल गए, स्थान स्थान पर गए। तो आजादी की लड़ाई में हर एक स्वयंसेवक की अपनी अपनी भूमिका थी। और शायद आपको मालूम है कि नहीं, हम नहीं जानते, संघ की स्वतंत्रता के पहले की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा में ही यही था, मैं अपने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। बताइए आप। तो डॉक्टर साहब तो स्वयं क्रांतिकारियों के साथ काम किए बंगाल में। डॉक्टर साहब स्वयं नागपुर में वहां की प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। डॉक्टर साहब 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसके सारे व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। तो इसलिए डॉक्टर साहब भी और डॉक्टर साहब के और सहयोगी भी आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए रहे हमेशा। अलग होने का मतलब ही नहीं, हमारी प्रतिज्ञा में ही था, हम स्वतंत्र कराने के लिए संघ के स्वयंसेवक बने। राइट सर, वो समय जितने भी राष्ट्रवादी संगठन थे, सबकी स्वराज की व्याख्याएं अलग अलग थी। तो संघ की स्वराज की व्याख्या, संघ के हिसाब से स्वराज का क्या मतलब था, क्या मायने थे? देखो, एक है स्वतंत्रता और स्वराज, अर्थात अपना राज्य हो और अपना ही तंत्र हो। अर्थात इसका भाव इसका यह है कि हमको केवल शासन मिल गया इतना पर्याप्त नहीं है, स्वराज्य मिल गया। तंत्र अपना आया कि नहीं आया, सिस्टम अपना बना कि नहीं बना। भारतीय मूल अवधारणाओं के आधार पर हमारी 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 एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारा एक दर्शन है। उस दर्शन के आधार पर हम अपनी परिस्थितियों में अपने देश का विकास करें। और हमारे देश की आर्थिक नीतियां हैं, हमारे देश की सामाजिक नीतियां हैं, हमारे देश की परिस्थितियां हैं, हमारे देश का एक सांस्कृतिक आधार है, उसके ऊपर हमारे देश का और अधिष्ठान होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा देश आगे बढ़े। तो कोई सी भी योजना बने, कोई सा भी क्षेत्र हो समाज जीवन का, उसका आधार हमारा मौलिक भारतीय दर्शन हो। तो राष्ट्र होता है, राष्ट्र केवल राज्य से नहीं बनता है। राष्ट्र में, हमारे देश में जो कल्पना है, उसमें राष्ट्र में उसके पीछे की अंतरात्मा प्रमुख है, वो संस्कृति है। ये संस्कृति जो है, ये भारत की एक विशेष है। उस संस्कृति में हर एक व्यक्ति के पीछे एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक आधार है, वो भूलना नहीं है। हम एक उदाहरण आपको बताऊं, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य तो मगध साम्राज्य में वहां महामात्य थे। स्वाभाविक रूप से अर्थशास्त्र लिखेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मगध साम्राज्य के लिए लिख रहे हैं। ऐसा नहीं था, उन्होंने पहली पंक्ति में ही लिखा है, ये जो अर्थशास्त्र मैं लिख रहा हूं, ये पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। सारी धरती का लाभ जिससे हो, सारी धरती को आनंद जिससे हो, सारी धरती को प्रसन्नता जिससे हो, सारी धरती की पालना अच्छे से हो, वो अर्थशास्त्र में लिख रहा हूं। ये हमारा सांस्कृतिक आधार है, आप समझ लीजिए। केवल हमारा ही वैभव हो, बाकी लोग चाहे भूख से मर जाएं, नहीं, ये नहीं। हमारे देश को लोग आनंद से रहें, लेकिन साथ साथ दुनिया के सभी लोग आनंद से रहे, ये भारत का सांस्कृतिक अधिष्ठान। मतलब ऐसी जो बातें हैं जो लोक मंगलकारी है, सर्वजन मंगलकारी है, वो भारत का आधार है। और इसलिए जब हम कहते हैं भारत का सांस्कृतिक अधिष्ठान है, तो उसमें केवल मनुष्य मात्र नहीं, सारी धरती के मनुष्य, सारी धरती का पशु पक्षी जीव जगत, सारी धरती की प्रकृति, नदियां और पहाड़ और वृक्ष, ये भी शांति से रहे, आनंद से रहे। वो जो आधार है, ध्यान में रखना है। केवल मेरा 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 ऐसा स्वार्थपूर्ण विचार, ये भारत का विचार नहीं है। इसलिए हमने कहा भारत का जो विकास हो, तो भारत की शिक्षा भी ऐसी हो, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे पढ़ें
अनेक विश्वविद्यालयों में जाएं, दुनिया में कहीं पर भी जावें, लेकिन स्वार्थ लेकर के केवल ना जावें। वो दुनिया को ये संदेश लेकर के जावें, मैं विश्व की शांति के लिए, विश्व के भले के लिए, सबके मांगल्य के लिए हम लोग आगे आए हैं। मेरी शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है, केवल अपना अपना सैलरी, अपना पैसा का नहीं। मेरी शिक्षा का उद्देश्य है, मेरे व्यापार का उद्देश्य है, मेरी कृषि का उद्देश्य है। मेरा राजा भी शासन में बैठेगा तो राजा का भी उद्देश्य यही है कि सर्वत्र मांगल्य हो। यह अलग बात है। तो जो स्वराज्य की हमारी जो कल्पना है, धारणा है, भारत यानी तो केवल अपना सुख साधने वाला नहीं। और इसलिए डॉक्टर साहब जी ने, संघ के संस्थापक थे, 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए थे। हालांकि कांग्रेस ने उनको माना नहीं। 2 प्रस्ताव आज भी उपस्थित है, मौजूद है। पहला प्रस्ताव था भारत को पूर्ण स्वातंत्र्य ये प्राप्त होना चाहिए, और दूसरा प्रस्ताव था कि सारे विश्व को ये जो पूंजीवादी जो अभिनिवेश है, पूंजीवादी जो साम्राज्य स्थापित हो गए हैं, जगह जगह लोगों ने उपनिवेश बना लिए हैं, कॉलोनी बना ली है, उनका शोषण करते हैं, विश्व को इससे मुक्ति मिले। पूरे विश्व की भलाई की बात भी वो प्रस्ताव में थी। विश्व के स्वातंत्र के लिए डॉक्टर साहब ने प्रस्ताव लाए थे। वो हमारी संस्कृति है, ध्यान में रखिए आप। 1920 में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन नागपुर में हुआ था। डॉक्टर साहब ने 2 प्रस्ताव दिए थे। इन प्रस्तावों को लाइए। एक प्रस्ताव भारत के पूर्ण स्वातंत्र का, और दूसरा प्रस्ताव था विश्व भर के अंदर जो देश गुलाम बना लिए गए हैं पूंजीवादी शक्तियों के द्वारा, वे भी स्वतंत्रता प्राप्त करें, उनके चंगुल से उनको मुक्त करो। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की शुरुआत की, तो वो समय क्या उद्देश्य रहा होगा उनका? कहाँ से प्रेरणा मिली होगी? क्या सोच के उन्होंने संघ की स्थापना की होगी? क्यों उनको लगा कि ऐसी कोई संस्था की जरूरत है? जब संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने की थी 1925 में, तो उन्होंने देश की परिस्थितियों का बड़ा गहरा अध्ययन किया। उनके बाद ध्यान में आई कि अपना यह देश एक समय बड़ा वैभवशाली देश रहा है। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा देश विश्व में अग्रगण्य था। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वो आर्थिक जगत हो, तो हम दुनिया में उस समय सबसे बड़े निर्यातक थे, और विश्व के आवश्यकता की हर वस्तु का निर्यात भारत करता था। भारत स्टील का प्रोड्यूसर था, भारत की तलवारें प्रसिद्ध थी, भारत के कपड़े प्रसिद्ध थे, भारत की ज्वेलरी प्रसिद्ध थी, भारत के स्पाइसेस मसाले प्रसिद्ध थे, भारत से परफ्यूम जाता था, भारत से कालीन शॉल जाते थे, बड़े बड़े पानी के जहाज लकड़ी के बनकर के भारत से जाते थे। भारत साहित्य में बहुत आगे था। भारत की जो संस्कृत भाषा है, उससे सारे यूरोप की भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य में हजारों ग्रंथ भारत ने लिखे। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय चलते थे, दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, अध्ययन करने यहाँ आते थे। लेकिन क्या हो गया कि हमारा देश पराधीन हो गया, और 1000 वर्ष तक लगातार हम लोग बाहर के आक्रमणकारियों को देख रहे हैं, और बड़ा कष्ट का अनुभव, बड़ा दुख का अनुभव हमारे देश ने अनुभव किया। तो डॉक्टर साहब ने इस सब का विश्लेषण किया। एक और इतनी ऊंचाइयों तक तो पहुंचा हुआ देश, और वर्तमान की जो दुरावस्था है, पराधीनता भी है, अपमान भी है, गरीबी भी है, और बड़ा दुनिया को शिक्षा देने वाला देश बड़ा अशिक्षित देशों में बदल गया। उसका कारण ये था कि देश में यहाँ का जो स्थानीय समाज है, हजारों वर्षों से देश को जो अपना मानता है, वो जब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होगा, वो जब तक एकजुट होकर के इकट्ठा नहीं होगा, तब तक देश फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मौलिक बात, फंडामेंटल बात उनके मन में बैठ गई। तो उन्होंने निर्णय किया, इस देश के जो हजारों वर्षों से जो नागरिक यहाँ के हैं, इस देश को अपना मानते, अपनी मातृभूमि मानते, इस देश से प्रेम करते हैं, इस देश के प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, मैं उस समाज को इकट्ठा करूंगा, संगठित करूंगा, और तब यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य, हिंदू समाज के संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक वैभवशाली देश
और बदल गया ऐसे गरीब देश में, पराधीन देश में, और मुट्ठी भर लोग आते हैं आक्रामक और देश पर नियंत्रण कर लेते, कब्जा कर लेते। तो इस स्थिति को हम बदल देंगे और एक स्वाभिमानी देश, एक संगठित समाज वाला देश ये खड़ा कर देंगे। ये इसके पीछे का प्रेरणा का भाव था। सर वापस आज़ादी के दौर की बात करें तो मैंने एक किस्सा कहीं पे सुना था कि जब कश्मीर के भारत में विलय की बात हो रही थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थोड़े चिंतित थे और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सुझाव दिया कि आप गुरु जी को बात करो, और गोलवलकर जी ने राजा हरि सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद राजा हरि सिंह जी ने भारत में कश्मीर का विलय किया है, ऐसा मैंने सुना है। आप वो प्रसंग पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज़। नहीं, ऐसा था कि जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने जो देश का बंटवारा किया, तो जो ब्रिटेन के नियंत्रण में भारत था उसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा पाकिस्तान, एक हिस्सा भारत में आ गया। लेकिन जो रियासतें थी उनको स्वतंत्र कर दिया। आप अपनी इच्छा के अनुरूप जहां जाना है वहां जाओ। तो भारत की रियासतों ने स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे अपने भारत में विलय करना शुरू किया। तो उन दिनों के राजा लोगों ने कुछ बातें और भारत सरकार के सामने रखी थी। तो वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे सब राजाओं के साथ बातचीत कर रहे थे और लगभग 560 रियासतें थी जो यहाँ भारत में विलय जिनका हुआ है। छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़ी बड़ी रियासतें भी थी। तो बाद में आगे चल करके एक 10-12 रियासतों में थोड़ा देर लग रही थी। उनके अपने अपने प्रश्न थे, तो कैसे उनको जल्दी से विलय किया जाए। तो वल्लभ भाई पटेल ने आग्रह किया कि कश्मीर के राजा साहब जो हैं उनका संघ के जो सरसंघ चालक गुरुजी के साथ अच्छा संबंध है, या गुरुजी बात करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। गुरुजी ने बात मान ली। गुरुजी इसको इसके बात करने के लिए कश्मीर गए थे। राजा हरि सिंह जी से बातचीत हुई और जिस समय गुरुजी ने बातचीत की है राजा हरि सिंह जी के साथ, उस समय डॉक्टर कर्ण सिंह मौजूद थे, वर्तमान में हैं। उनके पैर में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो गुरुजी के समझाने पर, बताने पर, तो हरि सिंह जी तो सहमत हो गए। नहीं, मैं भारत के साथ ही विलय करूंगा। तो उन्होंने अपना विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए और विलय हो गया। लेकिन हरि सिंह जी वैसे भी भारत के साथ ही मिलना चाह रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर पूजनीय गुरु जी कश्मीर गए थे, इन्होंने बातचीत की और छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही होंगी उनका समाधान मिल करके बैठ करके उन्होंने निकाला। तो ये तो बड़प्पन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी है और नेहरू जी का भी है कि उन्होंने गुरु जी को आग्रह किया और गुरु जी ने देश की एकता, अखंडता और देश के एकीकरण के लिए ये उचित समझा। तो तुरंत गुरु जी गए और काम संपन्न किया उन्होंने। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो कुछ बातों पर कुछ मत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते से हम सभी को सम्मान करना चाहिए। वे प्रधानमंत्री थे और हमारे वल्लभ भाई पटेल जो हैं देश के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। तो देश के जो प्रमुख हैं वे देश के प्रमुख हैं। मत भिन्नताओं के आधार पर किसी के भी सम्मान में कमी नहीं करना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। राइट सर, जब डॉक्टर साहब के हाथ से गुरुजी के हाथ में जब कमान आई आरएसएस की, तब कैसे विस्तार हुआ? क्योंकि गुरुजी ने आरएसएस की कमान कुछ 30 सालों तक संभाली और वही समय में आरएसएस शायद अखिल भारतीय संगठन बना, पूरे देश में विस्तार हुआ और बहुत सारी संस्थाएं आरएसएस में से निकल के बाहर आई। तो वो समय कैसे विस्तार हुआ और गुरुजी और डॉक्टर साहब का जो थॉट प्रोसेस था, जो थिंकिंग प्रोसेस थी, वो कैसे उनमें समानता थी और क्या भिन्नताएं थी, ये जानना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के समय ही 1940 तक संघ की शाखाएं देश के बहुत प्रांतों में आ गई थी, क्योंकि 40 का जो एक शिविर लगा जिसमें डॉक्टर साहब स्वयं उपस्थित थे। यद्यपि डॉक्टर साहब थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस शिविर में आए हुए सभी स्वयंसेवकों को संबोधन किया और कहा, मैं अपने सामने आज सारे हिंदू राष्ट्र का एक छोटा सा चित्र मैं देख रहा हूं। उसमें सारे देश के सभी प्रांतों से, सभी क्षेत्रों से और स्वयंसेवक आए थे।
तो डॉक्टर साहब के सामने ही अपना कार्य सारे देश में फैल गया। लगभग मैं समझता हूँ एक 600 के लगभग स्थानों पर शाखाएं उस समय आ गई होगी 1940 में। पूजनीय गुरुजी के पास लगभग 33 वर्षों तक ये कार्य रहा। तो देखिए मूल बीज तो वही है, मूल दर्शन, विचार, कार्य पद्धति वो तो डॉक्टर साहब ने दी थी, गुरुजी ने उसको आगे बढ़ाया। तो गुरुजी ने एक आह्वान किया सभी स्वयंसेवकों को, देखो इस समय आवश्यकता है थोड़ा तेज गति से काम करो, आवश्यकता है जो समय दे सकते हैं वो आ जाओ। गुरुजी कैसे जुड़े डॉक्टर साहब से? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये दोनों बिहार हिंदू नागपुर के ही यूनिवर्सिटी थे। में तो गुरुजी भी नागपुर के थे, डॉक्टर साहब भी नागपुर के थे, तो डॉक्टर साहब का गुरुजी के साथ परिचय नागपुर में पहले से था। हाँ, देखिए डॉक्टर गुरुजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए, तब भी डॉक्टर साहब का उनके साथ परिचय हो गया था। बाद में गुरुजी लॉ किए थे, एलएलबी किए थे, उनके साथ परिचय था। गुरुजी सारगाछी आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में चले गए थे, रामकृष्ण मिशन वाले में, डॉक्टर साहब का परिचय था। बाद में गुरुजी बाद में नागपुर आ गए वापस, अखंडानंद जी के स्वर्गवास के बाद गुरुजी वापस नागपुर में आ गए। तो संघ के संबंध में डॉक्टर साहब के संपर्क में वे थे पहले से, और बाद में डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि हमारे बाद ये हमारे संघ के कार्य को अच्छे से संभालेंगे, तो उन्होंने एक कमान गुरुजी को सौंप दी। बराबर। सर, दादरा और नगर हवेली की आज़ादी में भी संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है कि संघ के स्वयंसेवकों ने ही पुर्तगाली सेना के साथ लड़ाई की थी और अंत में उन्होंने ही पुर्तगाली झंडा हटा के तिरंगा लहराया था सिलवासा में। तो और ये कहानी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे भी जब मैं रिसर्च करने बैठा तो मुझे पता चला कि आज़ादी में और इवन गोवा की आज़ादी में संघ का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बातें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थोड़ा वो विषय के बारे में भी बात करते हैं। भाई ऐसा है, देखिए जब अंग्रेज चले गए तो बड़ा हिस्सा तो अंग्रेजों के पास था, वो वापस चले गए। बस 2 हिस्से और थे, एक जो हमारा पौंडीचेरी का हिस्सा है, ये कुछ जगह जगह 3-4 स्थानों पर कॉलोनीज थी, ये फ्रांसीसियों की थी, और गोवा के आसपास कुछ जगह कॉलोनीज थी, ये पुर्तगालियों की थी। तो ये तो हमारी मांग थी, ये भी लोग जाएं जल्दी से, तो लेकिन जाने में थोड़ा देर कर रहे थे, तो इसलिए जो देशभक्त लोग थे सारे देश से केवल संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे, ऐसा नहीं है, आर्य समाज के लोग भी आए, हिंदू महासभा के लोग भी आए, संघ के स्वयंसेवक भी गए। जो देशभक्त थे वे सब इसमें, कांग्रेस भी इसमें शामिल थी। कांग्रेस भी चाहती थी कि जल्दी से गोवा स्वतंत्र हो, कांग्रेस चाहती थी पौंडीचेरी से फ्रांसीसी लोग जाए यहाँ से, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगा। तो अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करने के लिए गए, और कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई। जो पुर्तगाली लोगों की सेना थी, वहाँ की पुलिस थी, उनके साथ मुठभेड़ भी हो जाती थी, कई लोग उसमें मारे गए। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने एक देशभक्त नागरिक के नाते से उस आजादी की लड़ाई में भाग लिया। मैं समझता हूँ वो उनका कर्तव्य था। सर, संघ के दर्शन में एक शब्द बार बार आता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। मुझे ये थोड़ा डिटेल में समझना है, क्या होता है कल्चरल नेशनलिज्म और आज की पीढ़ी कैसे समझ सकती है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है? तो ऐसा है, वास्तव में तो ये नेशन शब्द जो है ना, ये विदेश से आया है। तो विदेशों में विशेष रूप से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से धीरे धीरे एक एक भाषा भाषियों का एक एक नेशन बनता चला गया। जर्मन बोलने वालों का जर्मन बन गया, फ्रेंच बोलने वालों का फ्रेंच बन गया, पुर्तगीज बोलने वालों का पुर्तगीज है, स्पेनिश बोलने वालों का स्पेन है। ऐसे वो छोटी छोटी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटीज को वे एक नेशन मानते हैं। करेक्ट। भारत के संदर्भों में ये उचित नहीं है। भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जहां सैकड़ों और बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, हजारों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, फिर हमारा देश एक है। क्यों है देश हमारा एक? तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र हैं वे संजय से पूछते हैं, हे संजय तुम ये बताओ कि इस भारत के लिए संघर्ष हो रहा है वो भारत क्या है? तो उस समय संजय जो बताते हैं धृतराष्ट्र को भारत के बारे में,
तो पूरा भारत वर्णन करते हैं, गांधार अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, अच्छा। कश्मीर से लेकर के और गोदावरी के नीचे जो वर्तमान में दक्षिण भारत है वहां तक सैकड़ों जनपदों का वर्णन करते हैं, ये भारत है। सैकड़ों नदियों का वर्णन करते हैं, ये भारत है। अनेकों पहाड़ों का वर्णन करते हैं, ये भारत है। तो ये भारत का अर्थ है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक और उधर अफगानिस्तान की सीमाओं से लेकर के और इधर म्यांमार तक, ये भारत हमारा अखंड मातृभूमि हजारों साल से है। जो कालिदास ने वर्णन किया कुमार संभव में, पहला श्लोक लिखा, अस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, जिसके उत्तर में जो जो जो, जो पहाड़ों का राजा नगाधिराज है, पूर्वा परौ तोयन निधि ही, पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर समुद्र को स्पर्श करता है। वगाय इव मानदंड पृथ्व्याम इव मानदंड, ये जो है पूरा हिमालय पूर्व में भी समुद्र को स्पर्श करता है और पश्चिम में भी समुद्र को स्पर्श करता है। ये वर्णन करते हैं कालिदास। कालिदास जो वर्णन करते हैं 2000 वर्ष पहले वर्णन करते हैं। राइट। तो ये जो भारत है, ये सांस्कृतिक भारत है, संस्कृति से जुड़ा हुआ। राइट। अब राम को देखिए, भगवान राम जो है अयोध्या से जाते हैं तो यात्रा करते 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 लंका तक जाते हैं। कन्याकुमारी है तो वहां पार्वती तपस्या करती हैं शिव के लिए, तो शिव जो है वे हिमालय पर विराजमान है। भगवान कृष्ण मथुरा से निकलते हैं तो द्वारका के धीश बन जाते, वहां राजा महाराजा बन जाते, वो तो गुजरात में है। उनके पुत्र का विवाह होता है, उनका पौत्र का विवाह होता है, तो पौत्र का विवाह तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो महाभारत का युद्ध होता है, सारे देश के राजा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं हमारी, जो सारी धरती को भक्ति के भाव से एक मानते हैं। शंकराचार्य सारे देश में घूमते हैं, कहाँ केरल से निकल करके केदारनाथ तक जाते, फिर सारे घूम करके केदारनाथ में अपना शरीर छोड़ देते हैं। अब केरल के शंकराचार्य जी केदारनाथ जाकर के शरीर छोड़ते हैं, क्यों भाई? केदारनाथ भी अपना है, केरल भी अपना है। चैतन्य महाप्रभु पूरा देश घूमते हैं और जगन्नाथ जी आ जाते हैं। मीराबाई राजस्थान से चलती हैं, पूरा देश घूमती भ्रमण करती है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से आते हैं, उत्तर भारत की यात्रा करके चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी पूरे देश में उदासी यात्राएं करते हैं, इतनी उदासियां कर हर स्थान पर जाते हैं। हमारे देश में हमने माना है हर स्थान पवित्र है, हर स्थान जो है पुण्याई से भरा है, और धरती के प्रति जो भक्ति का भाव है, श्रद्धा का भाव है, देवत्व का भाव है, वो केवल भारत में है। हर नदी पवित्र है, हर नदी का किनारा पवित्र है, हर पर्वत के शिखर पर कोई मंदिर बैठा है, हर स्थान कोई तीर्थ स्थान बना हुआ है। ये जो पुण्याई है धरती के प्रति, ये केवल भारत में जगी, ये सांस्कृतिक भाव है। अभी कुंभ का मेला हुआ, 1 वर्ष पहले आपने देखा होगा, 60 करोड़ लोग गंगा स्नान करने के लिए आए। क्यों आए? उनको मान्यता है, उनको लगता है गंगा पवित्र है। तो गंगा जो है सारे देश को एक करने का कितना बड़ा साधन है। तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, केरल कर्नाटक के लोग आ रहे हैं, मणिपुर के आसाम के लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उड़ीसा बंगाल से आ रहे हैं। तो ये हमारी जो मान्यताएं हैं, ये देश को कैसे एक रखती है, ये है हम कहते हैं सांस्कृतिक धाराएं। तो ये जो हम कहते हैं राष्ट्र का दर्शन, वाद नहीं, ये हमारे राष्ट्र का दर्शन है, ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति है। अगर यूएसएसआर ऐसी भावनाएं पैदा करता अपने यहां, तो ये 15 देश क्यों अलग होते उससे? अगर यूगोस्लाविया भी अपने ऐसा सांस्कृतिक अधिष्ठान पैदा कर पाता, तो यूगोस्लाविया में से ये 7 राष्ट्र क्यों अलग होते, देश क्यों अलग होते? बताइए हमको आप। अगर पाकिस्तान भी वहां के बंगालियों के साथ अपनत्व स्थापित करता, तो पाकिस्तान क्यों टूटता? नहीं टूटता।
आज सिंधी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बलूच अलग होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी धरती के प्रति भक्ति का भाव पैदा नहीं कर पा रहे। तो आप कह रहे, हमसे पूछ रहे हैं, ये सांस्कृतिक राष्ट्र दर्शन क्या है? वो ये है, हजारों हजारों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने हमारी इस धरती के प्रति भक्ति का भाव पैदा किया। और ऋग्वेद से है जी, आज से नहीं पैदा हुआ है। ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है, यस्ये में हिमवंतो महित्वा, जहां पर इतना बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है, यस्या समुद्रम रसया सहाहु, यहां रस से भरा समुद्र है, यस्ये मां प्रदेशो यस्य बाहु, दोनों ओर बड़े बड़े प्रदेश फैले हुए हैं बाहु की तरह, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसको छोड़ करके और किसको हविष्य देगा? यहाँ इतना बड़ा हिमालय है, रस से भरा समुद्र है, दोनों ओर फैले हुए प्रदेश हैं बाहु की तरह, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसको छोड़कर किसको हविष्य देगा? इसी का यज्ञ कर। ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का ऋषि इसी धरती को देवत्व देता है, इस धरती के प्रति भक्ति का भाव पैदा करता है। तो चाहे वो पाणिनि है, चाहे वो कालिदास है, चाहे व्यास जी महाभारत लिखते हैं, वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं, कोई कवि इस देश का है, कोई संत और महात्मा इस देश का है, वो इस देश के प्रति भक्ति के भाव को और सुदृढ़ करता है। ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र का दर्शन है। ये हमारा हजारों वर्षों चल रहा है। राजनीति आएगी और जाएगी, राजा आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन भारत एक रहेगा। अब एक उदाहरण मत सुनिए, अहिल्याबाई होलकर जो है वो इंदौर की महारानी थी। इंदौर राज्य छोटा सा राज्य था, आज के 10-12 जिले होंगे, इतना ही बड़ा राज्य था। लेकिन जैसे वे सत्ता में आई, उनके पास शासन आया, तो उन्होंने काशी का मंदिर ठीक कराया, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर ठीक कराया, उन्होंने रामेश्वरम के लिए सहायता भेजी, मथुरा के लिए सहायता भेजी, कश्मीर के मंदिर रेनोवेट कराना शुरू किया उन्होंने। देश में 250 स्थानों पर उन्होंने मंदिर, धर्मशाला, कोई स्नान के घाट, कोई आश्रम, कहीं कहीं भंडारा, ये शुरू किया। और अपने पैसे से किया, राज्य के पैसे से नहीं किया। जो उनको व्यक्तिगत गिफ्ट आती थी, उससे पैसे, उनके मन में केवल इंदौर और ये राज्य नहीं था, एक इंडिविजुअल स्टेट नहीं था, पूरा राष्ट्र, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश एक था। ये है राष्ट्र जो संस्कृति से राज्य बनता से है, बहुत ऊपर है। राइट। और शायद यही अंतर है संघ के दर्शन में राष्ट्र और राज्य के बीच में। राज्य इंडिविजुअल आइडेंटिटी से बनता है, हमारे दर्शन में नहीं है, ये देश के मौलिक दर्शन में हजारों वर्ष। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, ऋग्वेद हमने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऋग्वेद पैदा नहीं किया है। ऋग्वेद तो हजारों साल से है। ऋग्वेद के ऋषि जब कहते हैं यस्य में हिमवंतो महित्वा, वो हिमवान बैठा है ऊपर हिमालय, नीचे समुद्र से और रस से भरा समुद्र है, ये कौन बता रहा है? हजारों साल पहले। अस्तुतरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, ये कालिदास बता रहे, 2000 साल पहले बता रहे। आप पाणिनि का व्याकरण पढ़िए, अष्टाध्यायी, 600 स्थानों का वर्णन वे करते हैं। 600 हाँ, वो जनपद है, महाजनपद है, नगर है, ग्राम है, पुर है, क्षेत्र है, 600 स्थान देश के वर्णन करते हैं, व्याकरण समझा रहे हैं। पाणिनि पक्का देशभक्त है। पाणिनि के मन में इस देश का हर एक पहाड़ है, हर एक नदी है, हर एक राज्य है, हर एक शहर है, हर एक जनपद है। पढ़ाते तो व्याकरण है वे। यह है सांस्कृतिक राष्ट्र का दर्शन। आप चाहे व्याकरण पढ़ाइए, आप चाहे साहित्य लिखिए, चाहे पूजा पाठ करिए, चाहे कर्मकांड करिए, आप जो संकल्प दोहराते हैं, संकल्प में क्या बोलते हैं? ओम विष्णु 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 बोलते बोलते भारत क्षेत्र बोलेगा, जम्बू द्वीप बोलेगा, आपके क्षेत्र में आ जाएगा। बोलता संकल्प है, लेकिन पूरा भारत याद करा देता है। आर्यावर्त भी बताता है, भारतवर्ष बताता है, जम्बू द्वीप बताता है, भरत खंड बताता है। फिर कहेगा अब हम यहां पर आपके कर्णावती में हैं। तो आप कर्णावती में अकेले नहीं हैं, आप कर्णावती से पूरे आर्यावर्त को जोड़े हुए हैं। कर्णावती इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं दिल्ली में अगर कोई कार्य कर रहा हूं तो संकल्प बोलते बोलते केवल दिल्ली नहीं बोलूंगा, मैं पूरे भारत, आर्यावर्त से, भारत से, जम्बू द्वीप से जोड़ते जोड़ते मैं फिर आऊंगा दिल्ली में।
ये तो हजारों वर्षों से चल रहा है। ये है सांस्कृतिक राष्ट्र दर्शन। बहुत बड़ी बात है सर। ये इस दृष्टि से शायद मैंने तो ठीक है, लेकिन शायद मेरी पूरी जनरेशन ने कभी नहीं देखा होगा कि जो देश है वो संस्कृति से बनता है, संस्कृति से जुड़ता है। और शायद इसी वजह से जो अखंड भारत की हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पे लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो भारत है, वो हमारा देश है। सर, संघ का जब विकास हुआ, संघ की जो कार्यशैली बनी, जो कार्य पद्धति बनी, जो स्ट्रक्चर बना, हायरार्की बनी, ये किस दौरान हुआ और कैसे हुआ? जो बड़ा ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है संघ का, ये कैसे हुआ और किसने बनाया? ये तो पूजनीय डॉक्टर साहब के समय से ही ये सिस्टम व्यवस्थित होता चला गया। नंबर एक, तो ज्यों-ज्यों संघ का कार्य बढ़ता चला गया, त्यों ये व्यवस्था बनती चली गई। हमारा कार्य तो सारे देश भर के लिए था। तो जब संघ छोटा था, तो ऊपर छोटी सी टीम थी। केंद्रीय टीम में 4-5 लोग रहते होंगे। सन 40 के पहले डॉक्टर साहब, उनके साथ 2-3-4 लोग और थे। और कार्य बढ़ा 40 के बाद, तो ऊपर की टीम में 10-12-15 लोग आ गए, अखिल भारतीय टीम बन गई। बाद में 3-3, 4-4 प्रांतों का मिला करके एक क्षेत्र बन गया। प्रारंभ में 5 क्षेत्र थे देश भर में। कार्य और बढ़ा तो क्षेत्र भी बढ़े, प्रांत भी बढ़ गए। तो अखिल भारतीय टीम, क्षेत्रों की टीम, फिर प्रांतों की टीम बनी। ऐसे धीरे धीरे ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ा, त्यों तो एक सिस्टम बनता चला गया। और एक नेचुरल प्रोसेस में ये विकास है, ये एवोल्यूशन जो है एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की तरह है। जैसे मनुष्य बड़ा होता है, कोई शहर बड़ा होता है, कोई परिवार बड़ा होता है, तो इस प्रकार से एक दिन में पता नहीं लगता है आज परिवार बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। परिवार में पहले 2 लोग हैं, फिर उनके 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, उनका विवाह हुए, उनके 4 बच्चे हो गए, वे है 2 बहू आ गई, 2 दामाद आ गए। तो जिस प्रकार से एक परिवार बढ़ता है, धीमे 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 धीमे, एक दिन में नहीं बड़ा होता है। संघ का विकास भी एक परिवार के विकास की तरह है। और इसमें हर एक पक्ष जो है वो आवश्यकता के अनुसार और सबकी सहमति के साथ ये बड़ा हुआ है। इसमें बहुत ध्यान देने की बात यह है कि सभी लोगों की सर्वानुमति के साथ ये कार्य आगे बढ़ता है। ये बहुमत और अल्पमत से निर्णय संघ में नहीं होता है। सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से संघ में निर्णय होते हैं। भले थोड़ा विलंब लग जाता है, विलंब हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों का 2 मत होता है तो उस बात को थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं। ठीक है भाई, 1 मत हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो संघ की विशेषता यह है, जैसे परिवार में भी कोई बहुमत से निर्णय परिवार में नहीं होते हैं। एक मत होना जरूरी है। जैसे मान लो परिवार में लड़की के लिए कोई दामाद ढूंढना है, तो वो देखा तो परिवार में चर्चा होती है ना, क्या है कैसा है, सब ठीक है, सबकी सहमति हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। जैसे परिवार में सर्वानुमति ली जाती है, एक सदस्य भी परिवार का अगर सहमत नहीं है तो उसको धीरे धीरे मनाते हैं या उस निर्णय को टाल देते हैं। तो ये संघ की विशेषता है। और यह कार्य हमारा 100 वर्षों से तो अच्छे से चल रहा है, सबकी सहमति करते हुए आगे। मतभेद तो होते होंगे, लेकिन तभी विलम्ब हो जाता है तो विलम्ब होने देते हैं। किसी भी विषय पर 2 मत 4 मत होना तो वो अच्छा है, होना ही चाहिए। एक ही तरह से सब विचार करेंगे नहीं तो फिर सबके पक्षों को सुनते सुनते सब पर एक मत पर आ जाते हैं। सर, जब गांधी जी की हत्या हुई उस समय संघ पे प्रतिबंध लगाया गया सरकार के द्वारा। वो समय काफी कठिन रहा होगा संघ के लिए, तो उस समय संघ ने अपने आप को कैसे संभाला और वो समय की परिस्थिति क्या थी? देखो, गांधी जी की हत्या हुई तो ये तो सच बात है कि हमारे खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार किया गया। कुछ लोगों के मन में पहले से ये धारणा थी कि हमको संघ को खत्म कर देना है। अच्छा। जी हाँ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ऐसे भाषण दिए थे जो कहते थे नहीं, इस संघ को हम खत्म कर देंगे, संघ को यहाँ रहने नहीं देंगे देश में। ये कांग्रेस के नेता लोग बोलते थे। अब मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तो अधिकृत है, ऑथेंटिक बात है। उनको मौका मिल गया, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर ही सब बात क्लियर हो गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। ये गृह मंत्रालय की जांच हो गई, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद भी प्रतिबंध नहीं हटाया।
और दुष्प्रचार किया। अब ठीक है, गांधी जी की बड़ी प्रतिष्ठा देश में थी और भोली भाली जनता रहती है, तो जनता में दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार का कारण वो उनको शायद अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होगा। लेकिन जमीनी स्तर पे उसके परिणाम बड़े ही डरावने हाँ हैं। जी, डरावने निकले। जनता के मन में गलतफहमी बैठाने में वे काफी हद तक सफल हुए। उसको हटाने में हमको लंबा समय लगा। तो कभी कभी बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये भूल हो जाती है। जब संघ से प्रतिबंध हट गया, खैर हम लोगों ने वो दुर्दिन देखे और अनेक लोगों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी, बहुत लोगों के व्यापार नष्ट हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, हमने सहा। लेकिन संघ से प्रतिबंध हटने के बाद जो पूजनीय गुरुजी ने जो कहा, वो ये कहा, देखो कभी कभी खाना खाते समय, बोलते समय जीभ दांत के बीच में आ जाती है, तो जीभ भी अपनी है, दांत भी अपने ही हैं, ऐसा मान करके अब छोड़ दो, आगे बढ़ो। अपने ही लोग हैं। अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। किसी भी प्रकार का वैमनस्य, किसी प्रकार का द्वेष भाव किसी के प्रति हमारे स्वयंसेवक न रखें। अपना काम बड़ा सकारात्मक है और अपने उस काम को हम आगे बढ़ाएं। और सर वही सरकार जब 1962 का युद्ध होता है और संघ सरकार की आर्मी की मदद करती है, उसके बाद के रिपब्लिक डे परेड में संघ को आमंत्रित भी करती है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था, तो 1963 के जनवरी में जब गणतंत्र दिवस की जब परेड निकलने वाली थी, तो एक 4-5 दिन पहले संघ के कार्यालय पर समाचार आया। हम चाहते हैं कि समाज का मनोबल अच्छा रहे, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपना रूट मार्च में भाग ले, यहाँ पर फुल यूनिफॉर्म में अपने गणवेश में आवे। तो कई हजार स्वयंसेवक हम लोगों ने केवल 2 दिन की तैयारी पर भेजे थे और गणतंत्र दिवस की परेड में 1963 में संघ के स्वयंसेवक सेना के इस परेड के साथ निकले थे। अब देखिए, योगायोग है, जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, उन्होंने आमंत्रित कष्ट भी दिया, उन्होंने हमको बुलाया। लेकिन जब कभी देश का प्रश्न आएगा, हम समस्त मतभेदों को भुला देंगे। कोई भी मतभेद जो है हमारा, ये देश के ऊपर नहीं है। देश सर्वोपरि है और देश का हित हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पर हमेशा रहेगा। कोई मतभेद नहीं है, सब मतभेद दूर और हम लोग चाहे कोई भी सरकार हो। और अनेक ऐसे प्रसंग आए, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय प्रसंग आए, इंदिरा जी के समय भी प्रसंग आए, 71 के युद्ध में प्रसंग आए। तो जहां कहीं ऐसी आवश्यकता हुई, हमको बुलाया तो और न बुलाया तो भी हम लोग हमेशा देश के लिए काम करने को तैयार रहे। लेकिन सर इसकी बातें क्यों नहीं होती? संघ तो बातें नहीं करता इसके बारे में। जो संघ ने आर्मी की मदद की या देश की मदद की, संघ ने कभी खुल के इन चीजों के बारे में बात नहीं की। करनी भी नहीं चाहिए। हमने कोई काम किया, अच्छा काम किया, तो हमारा कर्तव्य था। हमने किया ऐसा कहना उचित नहीं है। मातृभूमि का, देश का काम करना ये अपने लिए कोई गाने की बात नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। न करते तो गलत था। जैसे अपनी माँ की कोई सेवा करता है, माँ बीमार है, माँ हम सेवा करते हैं, माँ को नहलाते, धुलाते, औषधि देते, कपड़ा साफ करते, खाना खिलाते। तो बाजार में कहने जाते हैं क्या हम माता जी की सेवा कर रहे हैं? नहीं कहने जाते। क्यों नहीं कहने जाते? माँ अपनी है, माँ हमारी है। तो जैसे माँ अपनी है, मातृभूमि अपनी है। हमने अपने देश के लिए कोई संकट के समय काम किया, इसको अपने मुंह से बताना अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर। ऐसा एक और प्रतिबंध लगा था इमरजेंसी के दौरान, वो समय क्या परिस्थिति थी संघ की और कैसे संभाला संघ को? उस समय भी संघ का तो कोई इसमें प्रश्न नहीं था, क्यों उन्होंने लगाया, आज भी बड़ा भारी प्रश्न बना हुआ। लेकिन प्रतिबंध लगा। मैं भी जेल में गया था उन दिनों, तो मैं अच्छा, भी जेल में गए था। थे? मैं एमएससी में पढ़ रहा था, फाइनल में मेरा था, तो जेल जाना पड़ा। हम लोग जेल में गए, कई महीने जेल में रहे, पढ़ाई भी छूट गई। पढ़ाई छूट गई? लगाया आप उन्होंने प्रतिबंध, हमको भी नहीं मालूम, पढ़ाई छूट गई हमारी। बाद में फिर दोबारा पढ़ाई की 2 साल बाद।
जेल में यातनाएं वगैरह भी नहीं, हुई हमको होगी। यात्रा नहीं मिली। हाँ, कुछ लोगों को यात्रा दी गई, लेकिन हमको कोई यात्रा नहीं दी गई। सर, इतिहास में थोड़ा आगे आते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन, उस समय संघ की क्या भूमिका रही? क्या संघ एक प्रेरक शक्ति थी या नेतृत्वकारी भूमिका थी संघ की? और उस समय परिस्थिति कैसी थी, थोड़ा हमें डिटेल में समझाइए। देखिए, जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, और संघ के अधिकारियों के पास संत लोग आए थे, उन संत लोगों ने भी संघ के अधिकारियों को बातचीत की और उन्होंने आग्रह भी किया अब इस आंदोलन में संघ हमारा सहयोग करे। तो संघ ने सहयोग करना स्वीकार किया और पहले दिन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। ओके, सहयोग किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्ट किया, घोषणा करके कि हम इसमें सहयोगी हैं, हम सहयोग करेंगे। राइट। तो पहले दिन से संघ साथ था। ठीक है, संतों की उस समय की जो समितियां थी आंदोलन की, उनके अनुग्रह आग्रह पर। ओके, बहुत सारे स्वयंसेवकों ने अपनी जान भी गंवाई वो आंदोलन में। सर, थोड़ा विस्तार में समझाइए राम जन्मभूमि आंदोलन और संघ की भूमिका पूरे आंदोलन। ऐसा था कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में निर्णय करने का काम तो वहां की जो समितियां थी वे करती थी। क्या आंदोलन करना है उनको निर्णय करना होता था, वो संत समितियां थी। महंत अवैधनाथ जी थे, वामदेव जी महाराज थे, रामचंद्र परमहंस थे, ये सब लोग थे, सत्यमित्रानंद जी महाराज थे। तो वो जो निर्णय करते थे, निर्णय का करने का काम उनका, और उनके निर्णय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाद में सपोर्ट करता, सहयोग करते थे। हम नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था, संघ उसमें सहयोगी की भूमिका में था। तो सर, जब अब मंदिर बन गया है, रामलला की प्रतिष्ठा वहां पे हो गई है, आपको लगता है कि राम कार्य पूरा हुआ है कि अभी भी बाकी है? राम का काम तो अब शुरू हुआ है। राम का कार्य अर्थात राम राज्य, किसी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न रहे, ऐसा राज्य, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा, किसी को किसी प्रकार का दुख न रहे, सब वैमनस्य दूर हो जाए, कटुताएं दूर हो जाए, सब आनंद से रहे, सब नर करहें परस्पर प्रीति, चलहें स्वधर्म निरत श्रुत नीति, सब आपस में प्रेम से रहे, सब धर्म की बात मान करके समन्वय के साथ आगे बढ़े। यह है राम राज्य। किसी को लेश मात्र भी दुख न हो, कष्ट न हो, वो राम राज्य। वहां शेष है, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो समाज में से वैमनस्य जाए, अस्पृश्यता जाए, ऊंच नीच चला जाए, गरीबी चली जाए, बेरोजगारी भी जाए, सब आनंद से रहे, प्रेम से रहे, किसी प्रकार का कोई संघर्ष देश में न रहे, वो राम राज्य है। हम चाहते हैं वो समय आवे और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं। सर, आपको लगता है भारत वहां तक पहुंचेगा? क्यों नहीं पहुंचेगा, हम पहले पहुंच चुके हैं, और क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे विश्वास बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा है, हमने बताया ना, एक गौरवशाली भारत था, लेकिन अब पुराने गौरवशाली भारत से भी और अधिक गौरवशाली भारत हमको निर्माण करना है। मच मोर ग्लोरियस भारत देन इट्स ग्लोरियस पास्ट। और विश्व देखेगा, और विश्व को दिशा देने का काम यही देश करेगा। तो सारा विश्व जो है असहिष्णुता के संघर्षों में फंसा हुआ है, इंटॉलरेंस गहरी है, और भोगवाद में फंसा हुआ है, कंज्यूमरिज्म में अति हो रही है। ये दो इतनी बड़ी दुविधाएं दुनिया में आज हैं, जिनका समाधान केवल और केवल भारत के पास है। तो भारत के पास आपस में प्रेम से सहिष्णुता के साथ रहने की मास्टर चाबी है, हम रह रहे हैं, देख लीजिए। और नंबर 2, ये कंज्यूमरिज्म से, उपभोगवाद से लड़ाई भारत ही लड़ेगा। क्यों? भारत ने कभी भी भोगवाद को प्रतिष्ठित नहीं किया, सम्मानित। हमें सम्मान त्याग का है। देखिए, गांधी जी 2 कपड़ा पहनते हैं, उनका सम्मान है। भगवान बुद्ध जो है वो 2 वस्त्र लेकर के निकल जाते हैं, उनका सम्मान है।
शंकराचार्य एक वस्त्र पहन करके घूमते हैं, कोई सम्मान नहीं है, उनका सम्मान है। ये देश त्याग को सम्मानित करता है, ये देश संपदा को सम्मानित नहीं करता। बहुत बड़ी बात। लेकिन सर आज की जो पीढ़ी है वो कंज्यूमरिज्म से अफेक्ट हो गई है, वो पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ी बहुत अफेक्ट हो गई है। उनको ये बात कैसे समझाए, और आपको लगता है कि वो समझेंगे? उनके सामने फिर से कुछ आदर्श रखने होंगे, और जीवंत आदर्श चाहिए, कहानियों के नहीं। जो मैंने आदर्श आपको बताए अभी के बताए, मैं 2000 साल पुराने नहीं बताए। भाई राजेंद्र बाबू जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, मालूम है आपको, अच्छे वकील थे, वकालत छोड़ करके आजादी की लड़ाई में आ गए, अपनी कोठी दान में कर दी, राष्ट्रपति भवन में 2 बार राष्ट्रपति बनकर रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कहां गए वे? अवकाश प्राप्त करने के बाद वो 2 कमरे के सदाकत आश्रम में रहते थे पटना में, मालूम है आपको। अपना रहने का मकान भी नहीं था उनके पास। इतने बड़े स्थान पर रहा हुआ व्यक्ति सब कुछ त्याग दिया, तब उनका राजेंद्र बाबू का नाम है। भाई आप कलाम साहब को जानते हैं, कलाम साहब को क्या संपदा थी कलाम साहब के पास? राम मनोहर लोहिया जी का नाम जानते हैं आप, वो विदेश से पढ़ करके आए थे, क्या संपदा थी उनके पास? दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जानते हैं आप, क्या संपदा थी उनके पास? इन लोगों ने अपना जीवंत उदाहरण समाज के सामने रखा है, और ऐसे 1-2 नहीं है, हजारों लोग हैं। तो ये उतार चढ़ाव चलता है, ये युग का प्रवाह आता है और जाता है, लेकिन भारत का जो दर्शन है, सिद्धांत है, वो त्याग का है। जो त्याग करेगा वो प्रतिष्ठा पाएगा। राम अगर शासन करते रहते, जंगल में न जाते, कौन पूछता उनको? वो 14 साल जंगल 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 घूमे हैं ना, तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, वो प्रतिष्ठित हो गए, भगवान की तरह उनकी प्रतिष्ठा हो गई। क्यों? कि राज्य को ठोकर मार के आए थे। तो जो आदमी वैभव को, संपदा को, भोग को ठोकर मार देगा, त्याग देगा, और कम में अपना खर्चा चलाएगा, लेकिन लोगों को देने के लिए तत्पर रहता है, जो उसकी प्रतिष्ठा होगी। और ये देश का मौलिक दर्शन ध्यान में रखना आप। हमारे देश ने कभी भी संपदा को प्रतिष्ठित नहीं किया है। बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े संपत्ति वालों के फोटो हम लोगों ने नहीं लगाए। हमने चित्र लगाया महावीर स्वामी का, हमने चित्र लगाया भगवान बुद्ध का, हमने चित्र लगाया शंकराचार्य जी का, हमने चित्र लगाया महात्मा गांधी का, विवेकानंद जी का, स्वामी दयानंद जी का, स्वामी श्रद्धानंद जी का, मदन मोहन मालवीय जी का, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कुछ रखा ही नहीं अपने पास। अब मदन मोहन मालवीय जी की इतनी बड़ी वकालत चलती थी उनकी, उन दिनों 1911 में 10,000 रुपया से ज्यादा की वकालत थी उनकी, सब छोड़ दी उन्होंने। और 1911 से लेकर 46 तक 35 वर्षों तक भिक्षावृत्ति से जीवन जिया उन्होंने। 35 वर्षों तक प्रतिदिन भिक्षा आती थी या वो मांग करके लाते थे। तब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया उन्होंने, तो लाखों लोगों के घरों में उनका चित्र रहता है। क्यों? मेरे देश के हजारों बच्चे आकर के अध्ययन करें, इसके लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। नहीं तो वो वकालत करके और बड़ी अपनी कोठियां बनवा लेते, अच्छे सूट सिलवा सकते थे, बड़ी गाड़ी रख सकते थे, वो नहीं रखा। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा है। यह देश प्रतिष्ठा उनको देता है जिन्होंने समाज के लिए त्याग किया। और मुझको पूरा भरोसा है हमारे देश की युवा पीढ़ी की बात कह रहे हैं, उनके सामने आदर्श रखेंगे यदि हम, तो वे तुरंत दौड़ करके आदर्शों के पीछे आ जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस है, देखिए, अच्छी नौकरी ICS की मिल गई थी, छोड़ दिए, इसलिए उनका नाम वहां आज ऊंचे पर बैठा है। उनको जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है त्याग के कारण से है। तो भोगवाद को यहां प्रतिष्ठा नहीं है इस देश में। इसलिए आपका कहना ठीक है, इस समय युवा पीढ़ी के सामने कुछ अच्छे आदर्श चाहिए, तो आदर्श है, आदर्श कम नहीं है हमारे पास, और हर क्षेत्र में हमारे पास आदर्श है। CV रमन साहब को देखिए आप, वो बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ करके वे तो अध्यापक बने थे, वो शोध करना चाहते थे, शोध करते करते आगे बढ़े। अब जगदीश चंद्र बोस को देखिए आप,
वो चाहते तो पैसा अच्छा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, अच्छे प्राध्यापक बने, सामान्य जीवन जीते थे वे। प्रफुल्ल चंद्र राय को देखिए आप, वो अच्छे वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने बंगाल केमिकल्स भी शुरू किया, लेकिन अपने ऊपर कितना कम खर्चा करते थे प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी रे, वो प्रतिष्ठा पाए। तो इस देश में प्रतिष्ठा किनको है? जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया या कुछ भी अर्जित किया और समाज को दे दिया। ये त्याग को प्रतिष्ठित करने वाला देश है, ध्यान रखिए आप। और ये उतार चढ़ाव चलेंगे, लेकिन इसके मौलिक दर्शन जो है वो देश कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सर, ये वीडियो भी अगर नई पीढ़ी तक पहुंच गया, ये जो भी आपने बात की कि ये देश त्याग को पूछता है, त्याग से यहाँ पे प्रतिष्ठा मिलती है, ज्ञान अर्जित करके लोगों को दो, आप कमाओ लेकिन लोगों के लिए खर्च करो, ये बातें अगर लोगों तक पहुंच गई तो इससे भी थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ही, कंज्यूमरिज्म थोड़ा बहुत घटेगा। जब आप बात कर रहे थे मैं सोच रहा था कि मैं खुद पे कितना खर्च करता हूँ और मैं दूसरों के लिए कितना करता हूँ, तो मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था जब आप बात कर रहे थे। तो आपका ये जो विश्वास है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पीढ़ी कभी तो समझेगी, कभी तो कोई आदर्श मिलेगा, कभी तो कहीं से इंस्पायर होंगे। लेकिन बातों से पीढ़ी नहीं समझेगी, पीढ़ी के सामने उदाहरण चाहिए। अब देखिए, अभी रतन टाटा जी गुजर गए, वो छोटी सी गाड़ी में चलते थे, मालूम है आपको? बड़ा ही सादा जीवन था, बड़ी भारी 2-4 करोड़ की गाड़ी में नहीं चलते थे, छोटी, और कभी कभी खुद ड्राइव करते थे गाड़ी। लेकिन काशी में उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए कई हजार करोड़ रुपया दिया, आसाम के अस्पतालों के लिए कई हजार करोड़ रुपया उन्होंने दिया। अपना मकान भी वो छोटा सा ही रखते थे, वे बड़ा मकान रख सकते थे, लेकिन नहीं। तो ऐसे लोग अभी भी देश में बहुत बड़ी संख्या में हैं। जब युवा पीढ़ी के सामने वे चरित्र जब आते हैं, उनको हम सामने रखते हैं, तो युवा पीढ़ी को अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। और मुझको पूरा विश्वास है, क्यों, देखिए, हर एक समाज की एक अंतरात्मा होती है। हमारे देश की अंतरात्मा अध्यात्म में और त्याग में है। वो त्याग में सुख पाता है। ध्यान रखिए आप, लोगों को भोग में सुख मिलता होगा, कहीं मिलता है तो हमको मालूम नहीं है। भारत का आदमी दूसरे को खिलाने में सुख पाता है, दूसरे को देने में सुख पाता है। अभी एक सज्जन हमको जबलपुर में मिल गए, वो हर वर्ष जो है वो 100 गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, 2-3 करोड़ रुपया वे खर्च करते हैं इसमें। वे, उनको इसमें आनंद आता है। नहीं भाई साहब, गरीब परिवारों की बच्चियों को वो एक अच्छा विवाह उनका हो जाए, उनको इसी में आनंद है। अभी कोरोना में आपने देखा तो भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें कोरोना के संकट के बावजूद लोग गरीबों को खाना बांटने के लिए निकलते थे। गरीब बस्तियों में पैकेट बांट करके आते थे, 10 दिन का सामान, आप 15 दिन का सामान, आटा, दाल, चावल, चीनी, दाल, तेल सब बांट के। क्यों भाई? नहीं भाई, वो भूखे ना रहे। उनके घर में अगर चूल्हा न जला तो हमको दुख होगा। उनके घर में चूल्हा जलना चाहिए, उनके बच्चों को खाना मिलना चाहिए। ये जो दर्शन है ये भारत में है। हाँ ठीक है, कई बार सुनामी चलती है ना भोगवाद की, जो कंज्यूमरिज्म की सुनामी है, और इसको सहन करने का और इसमें से निकलने का सामर्थ्य भारत में है। वाह। सर, ऐसा कहा जाता है कि संघ व्यक्ति से नहीं विचार से चलता है, तो संघ के विचार की केंद्रीय आत्मा क्या है आपके हिसाब से? नहीं, व्यक्ति और विचार ये दो अलग अलग मत करो इनको। व्यक्ति भी और विचार भी, विचारवान व्यक्तियों से संघ चलता है। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं है तो विचार क्या क्या करेंगे? तो पुस्तक है। और व्यक्ति या विचार नहीं है तो व्यक्ति या केवल अकेला हो तो वो भी मतलब का नहीं। तो विचारवान व्यक्ति जो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अपने जीवन से सिखाते हैं, उनसे संघ चलता है। और इसलिए हमारे सामने डॉक्टर साहब का उदाहरण है। डॉक्टर साहब तो मेडिकल का पढ़ाई करके आए थे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से, लेकिन उन्होंने अपने लिए कमाई नहीं की, रात दिन भागते दौड़ते संघ का काम खड़ा किया। हमारे सामने पूजनीय गुरु जी का उदाहरण है। उन्होंने कैसे काम किया, पूरे 1940 से लेकर 73 तक 33 वर्षों तक पूरे देश की यात्राएं करते थे, बीमार हो तो भी करते थे, बहुत कम सामान रखते थे, बहुत थोड़ा सा भोजन करते थे, कैंसर का ऑपरेशन होने के बावजूद भी प्रवास जारी रखते थे।
हमारे सामने उदाहरण रज्जू भैया का है, हमारे सामने उदाहरण भावराव देवरस जी का है, यादवराव जी का है, मोरोपंत जी का है। सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं जिन लोगों ने उस विचार के अनुरूप अपना जीवन जिया, परिश्रम किया, अंतिम सांस तक मेहनत करते 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 चले गए। वो एग्जाम्पल है, कल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। सर, एक जिज्ञासा मुझे बहुत होती है कि जब हम संघ की बातें करते हैं तो संघ के जो सरसंघ चालक है, डॉक्टर साहब की बात होती है, गुरुजी की बात होती है, और उसके बाद जो नई पीढ़ी है, जो हम जिनको देखते हैं, मोहन भागवत जी, उनकी बात होती है। तो बीच में बहुत बड़ा कार्यकाल ऐसा रहा, बहुत सारे जो आरएसएस चीफ रहे होंगे, लेकिन किसी की बातें नहीं होती। ऐसा क्यों? मतलब जिसके बारे में व्यापक बातें नहीं होती, ऐसा क्यों? नहीं होती है क्या कि पर स्थानीय स्तर पर लोग उनको जानते हैं। हर क्षेत्र में वहां के स्थानीय ऐसे लोग रहे जो उनके सामने आदर्श थे। मैंने नाम बताया ना आपको, हम उत्तर प्रदेश में रहे, हमने भावराव जी को देखा, हमने रज्जू भैया जी को देखा, हमारे सामने भिड़े जी थे, और भी बहुत सारे अधिकारी थे। राजस्थान में उन्होंने वहां के लोगों को देखा, दिल्ली में वहां के लोगों को देखा, दक्षिण में दक्षिण के लोग। आनंद की बात यह है कि हर क्षेत्र में वहां वहां पर अलग अलग लोगों ने अपने उदाहरण को प्रस्तुत किया। केवल एक उदाहरण देख करके देश नहीं बढ़ा ना, यह संगठन बड़ा है। एक उदाहरण को देख करके देश भर में जो उदाहरण खड़े हुए, उनको देख करके आगे उदाहरण खड़े हुए, और आज हर जिले में हमारे पास उदाहरण है, हर जिले में अच्छे आदर्श कार्यकर्ता हमारे पास है, उनको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा है। सर, संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आने वाले 50-100 सालों में संघ को क्या अचीव करना है, क्या बाकी है, क्या काम ऐसे है जो अभी भी संघ को आगे बढ़ाना है आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, अब इस समय हमारा काम देशव्यापी अच्छे से हो रहा है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब हमारे सामने चुनौती और अधिक है। अब जनता चाहती है परिवर्तन हो, समाज चाहता है परिवर्तन हो, और इसलिए अब हम चाहते हैं कि तेज गति से समाज में परिवर्तन होना चाहिए। हमने कोई संगठन के लिए संगठन खड़ा नहीं किया है, संगठन है समाज में परिवर्तन के लिए। और इसलिए हमारे सामने बड़ी चुनौती और बड़ा प्रश्न है, हम समाज की समस्याओं को द्रुत गति से दूर करें, समस्याओं का समाधान दें। इसलिए समाज में हम लोगों ने पंच परिवर्तन का इस समय काम अपने हाथ में लिया है। समाज में विषमता है, सामाजिक ऊंच नीच है, वो तेज गति से जानी चाहिए। मारो जोर से धक्का एक बार। तो हमारे स्वयंसेवक जो है वो अब किसी भी घर में जाते, कहीं भी जाते, उठते बैठते बुलाते, अपने व्यवहार से सामाजिक विषमता को दूर करना है। प्रिंसिपली तो सिद्धांत से सब सहमत है, विषमता दूर होनी चाहिए, लेकिन होगी कैसे दूर? हमने कहा है ये पर्यावरण ठीक होना चाहिए। तो पर्यावरण ठीक होना चाहिए, इसके लिए कम से कम उपभोग करो, वस्तुओं का कम करो, अपने उपभोग को कम करो, प्लास्टिक का उपयोग कम करो, वृक्षारोपण बढ़ाओ, तालाब खोदो, तालाब में जल संरक्षण करो, जमीन के जो पानी अच्छा हुआ आवे। तो पर्यावरण गतिविधि अपना काम कर रही है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा संकल्प लिया है। हम चाहते हैं भारत का नागरिक एक आदर्श नागरिक बने, उसको अपने कर्तव्यों का बोध हो। मैं स्वतंत्र भारत का एक सम्मानित नागरिक हूं, तो पंक्ति में खड़ा होकर के क्यों नहीं काम करता है, क्यों कूड़ा फेंकता है इधर उधर? तो गंदगी न फैलाने वाला, संविधान की इस मौलिक बातों को मानने वाला एक अनुशासित व्यक्ति हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते? एक स्वच्छ भारत खड़ा हो। इंदौर एक अच्छा स्वच्छ शहर करके आता है, सभी शहर क्यों नहीं स्वच्छ हो सकते? स्वच्छ होने चाहिए। तो ये नागरिक बोध जो है, नागरिक का कर्तव्य बोध जो है, ये समाज में कैसे आगे आएगा? तो ऐसे कुछ विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ें और समाज में आमूल चूल परिवर्तन अब आवे। हम चाहते हैं, अब संगठन बड़ा है, समाज का भरोसा भी हमारे ऊपर बड़ा है, तो तेज गति से कुछ विषयों में हम बड़ा परिवर्तन करके दिखावें। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये परिवर्तन हम सब देखें और हम वो परिवर्तन का हिस्सा भी बने।
सर बहुत मज़ा आया ये कॉन्वर्जेसन आपके साथ करके। बहुत सारी बातें मैं संघ के बारे में सीखा हूँ, बहुत सारी बातें मैं नई जान पाया हूँ, और मेरे विचार भी थोड़े बहुत तो बदलेंगे ये कॉन्वर्जेशंस। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो इसमें से कुछ सीखेंगे, संघ को और नज़दीकी से जानेंगे, और जो आपने विचार जो रखे, भारत का दर्शन, भारत का जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है, उसके बारे में लोग और पढ़े और जाने, ऐसी मेरी प्रार्थना के साथ ये कॉन्वर्जेसन को हम यहाँ विराम लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।